नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। आप देख रहे हैं त्वरित टिप्पणी। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों ही रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार केरला काडर के आईएएस हैं और इसी जनवरी में रिटायर हुए हैं। द हिंदू की विजेता सिंह ने ट्वीट किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही, तब वे गृह मंत्रालय में थे। सहकारिता विभाग से रिटायर हुए हैं। गृह मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने अयोध्या मामले पर आए कोर्ट के फैसले से जुड़े सभी मामलों की निगरानी की थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डेक्कन हेरल्ड की एक पुरानी खबर में पढ़ने को मिला कि ज्ञानेश कुमार केंद्र द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया में अहम किरदार थे। पंजाब काडर के सुखबीर सिंह संधू को इसी 3 फरवरी के दिन लोकपाल का सचिव बनाया गया। महीना भर नहीं हुआ कि उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। क्या भारत सरकार के पास प्रतिभाशाली अफसरों की इतनी कमी हो गई है कि जिन्हें एक बार चांस मिल रहा है वही सेवा विस्तार पर अपने पदों पर बने रहते हैं और उन्हें ही इस पद पर तो कभी उस पद पर बिठाया जाता रहता है। ऐसे अनेक पद मिलेंगे जिन पर कोई ना कोई सेवा विस्तार पर चल रहा है, जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। सुखबीर सिंह संधू पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए। उस पद पर भी उन्होंने 6 महीने का सेवा विस्तार प्राप्त किया। 31 जनवरी 2024 को यह कार्यकाल भी खत्म हो गया और ठीक 3 दिनों के बाद यानी 3 फरवरी को लोकपाल के सचिव बना दिए गए। 1 साल के लिए सचिव बनाए गए, मगर 1 महीना भी नहीं बीता कि उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। क्या यह अजीब बात नहीं कि जिन्हें लोकपाल का सचिव बनाया जा चुका था उन्हें महीने भर के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिया गया? क्या किसी और को चांस नहीं मिल सकता था? मोदी सरकार की नौकरशाही का ऐसा हाल क्यों है? क्यों कई अहम पदों पर अफसरों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है? ऐसे में उन अफसरों का क्या होता होगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो तक फॉरवर्ड नहीं कर पाते होंगे और बिना सचिव बने रिटायर हो जाते होंगे? द हिंदू के महेश लांगा नौकरशाही की इन गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनके ट्विटर पर साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ। इसी 12 मार्च को विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। 13 फरवरी 2024 को महेश लांगा ने ट्वीट कर बताया कि एसपीजी के 2 आईजी एस सुरेश और राजीव रंजन भगत को 1 साल का सेवा विस्तार मिला। एस सुरेश पहले से ही 7 मार्च 2023 से सेवा विस्तार पर चल रहे थे। 25 सितंबर 2023 का महेश लांगा का ट्वीट है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सचिव राजेश गोखले को 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। उसी दिन पीएमओ में एडवाइजर अमित खरे को भी सेवा विस्तार दिया गया। 9 मई 2023 का महेश लांगा का एक और ट्वीट देखिए। पीएमओ के अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव को 2 साल का सेवा विस्तार मिला। पूरी नौकरी नई सिरे से दे दी जाती। 13 अप्रैल 2023 का महेश लांगा का एक और ट्वीट है कि ऋत्विक पांडे को राजस्व विभाग में बतौर संयुक्त सचिव 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। 2 मार्च 2023 को हाइड्रोकार्बन के डीजी सुभाष चंद्र लाल दास को 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। 2-2 साल का सेवा विस्तार। इन 2 साल में किसके अरमानों पर पानी फिर जाता होगा वो ना तो हमसे कह सकते हैं और नहीं जानते हुए भी हम आपसे कैसे कह सकते हैं। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी सेवा विस्तार पर हैं। क्या यह सब कुछ ज्यादा नहीं है? इससे तो कितने लोगों का चांस खराब हो गया होगा। इन पदों तक पहुंच कर भी नहीं बन पाते होंगे। मार्च 2023 में अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक व्यवस्था दी। तब अरुण गोयल वीआरएस लेने के 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिए गए। उनके चयन में जल्दबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि भारत का चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री का यस मैन नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच कर सके। मार्च 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी व्यवस्था बनाई उसके साथ यह भी कहा कि जब तक सरकार नया कानून नहीं बनाती है इसी तरह से चयन होगा, यानी उस चयन समिति में चीफ जस्टिस भी होंगे।
सरकार ने उस व्यवस्था को नए कानून से बदल दिया। अब कोई भी ऐसी कमेटी जिसमें सरकार का बहुमत हो, जिसका चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे, उस पर संदेह ही किया जाएगा कि क्या चुनाव आयोग यस मैन वाले लोगों से भरता जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बना, जिसके तहत आयुक्तों की चयन करने वाली समिति से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। नए कानून के अनुसार कमेटी में सरकार का बहुमत बन गया। प्रधानमंत्री के अलावा उन्हीं के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता। नए कानून में बनी कमेटी ने पहली बार चुनाव आयुक्त का चुनाव किया है, जबकि 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका भी स्वीकार की है, जिसमें एडीआर ने चुनाव आयुक्त के चुनने के नए कानून को चुनौती दी है। एडीआर ने कहा है कि कमेटी में बहुमत सरकार का है। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर इस फैसले को रद्द किया और चयन समिति से चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है। पूर्व चुनाव आयुक्त और इस पद से इस्तीफा देने वाले अशोक लवासा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि यह बात समझ से बाहर है कि सरकार ने चयन समिति से चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया, जबकि हाल फिलहाल में ऐसी किसी चयन समिति में चीफ जस्टिस ने असहमति जताई हो, ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के कहने का मतलब है, ऐसा करने से इस समिति पर हमेशा ही संदेह किया जाता रहेगा, क्योंकि बहुमत सरकार का है। आज नई समिति ने 2 चुनाव आयुक्तों का चयन किया है। जिस कानून मंत्रालय को अफसरों की सूची बनानी होती है, उसी के मंत्री इस कमेटी के मनोनीत सदस्य हैं और मनोनीत किया है प्रधानमंत्री ने। तो जाहिर है दोनों के बीच असहमति का तो प्रश्न ही नहीं बनता। खासकर चुनाव का टाइम भी है। हालांकि अर्जुन मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिल गया है, लेकिन अभी नामांकन तो शुरू नहीं हुआ है, इसलिए तलवार तो लटक सकती है। वैसे भी ईडी का भय इतना सर्वकालिक है और हर मौसम में व्याप्त है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के सामने विरोध कर देगा, इसकी कल्पना फिलहाल संभव नहीं है। अब रही बात चयन समिति में विपक्ष के नेता की, तो 2 मत सरकार के होंगे, विपक्ष के नेता के मत का कोई असर नहीं रह जाएगा। कांग्रेस के नेता और विपक्ष की तरफ से चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 212 नामों की सूची उन्हें 13 मार्च को दी गई। इतनी जल्दी इतने नामों पर विचार करना संभव नहीं था। 15 मार्च को चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करेगा। मुमकिन है उस दिन 2024 के चुनाव की घोषणा भी हो। मतलब सरकार एक से एक बड़ी हेडलाइन के साथ तैयार है। कई बार लगता है कि बड़ी खबर क्या होगी, सरकार तय कर चुकी है पहले से। इन खबरों से हर दिन हंगामा बदल रहा है, विषय बदल रहा है। आप सरकार के ही हिसाब से चर्चा करते रह जाते हैं। जनता की मांग को, विपक्ष के मुद्दों को इन चुनावी चर्चाओं में जगह नहीं मिल पा रही है। आज ही जब 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दे दिया है। अब इस चुनाव में पिछले 5 साल का हिसाब होना था, लेकिन बहस होने लगेगी कि एक साथ सभी चुनाव होने चाहिए। कल तक क्या बहस हो रही थी? यही कि नागरिकता कानून सबसे बेहतर रास्ता है। नासिक में आज कांग्रेस ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। एनसीपी के नेता शरद पवार और शिवसेना के संजय राउत भी शामिल हुए। कांग्रेस ने आज किसानों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की है। इसे किसान न्याय गारंटी का नाम दिया गया है। एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाएगा। खेती में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटा दी जाएगी। कृषि उत्पादों के आयात निर्यात के लिए एक नीति लागू होगी। किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर बीमा का पैसा सीधे खाते में चला जाएगा। कांग्रेस की ये 5 गारंटी छोटी सी खबर बनकर गायब कर दी जाएगी और 2029 में एक साथ चुनाव होंगे, इस पर चर्चा फैला दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा प्याज के दाम का हैगा। नेशनल मीडिया में आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन देखी? नहीं दिख सकता। सबसे बड़े मुद्दे, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला और 6000 किलोमीटर
मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों से मैंने बात की है। देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी, हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी, कोविड आएगा तो फिर थाली बजवाएंगे, सबको एक साथ नचाएंगे। कोविड फैलता जा रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं मिलकर थाली बजाओ, और मीडिया उसको 24 घंटे चला रहा है। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए नाकामियों की लंबी सूची बना रहा है, दूसरी तरफ सरकार विज्ञापनों की भरमार और हर दिन बदलती खबरों के जरिए चर्चाओं की जमीन घेर ले रही है। पिछले 10 दिनों में सरकार की तरफ से आई तमाम बड़ी खबरों की गिनती आप करते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है और आप कहां फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।